गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ करंट अफेयर्स विद पूजा सिंह और आज की तारीख है 31 जुलाई। देख लेते हैं करंट अफेयर्स में हमें क्या कुछ पढ़ना है। विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू वी विल डिस्कस करंट अफेयर्स। सो देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है आज करंट अफेयर्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो सबसे पहला सवाल तो हमारे सामने ये है कि विच सॉन्ग हैज़ बीन ग्रांटेड द सेम लीगल प्रोटेक्शन एज द नेशनल एंथम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर बिल 2026। तो आपको ये बताना है कि कौन से गाने को, कौन से गीत को ये सम्मान मिला है। वही सम्मान है जो जनगण को प्राप्त है, जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको प्राप्त जो है वही सम्मान प्राप्त है। तो आंसर है वंदे मातरम। जी हाँ, वंदे मातरम की अब जो है इंसल्ट कर पाना किसी के लिए भी जो है कॉमन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब उसे संरक्षण मिल चुका है। आपको याद रखना है। दूसरा सवाल इससे रिलेटेड है, पहले कर लेते हैं इसको, उसके बाद हम इसके आंसर पर डिटेल से आते हैं। अब आपको बताना है कि जनगण जो वंदे मातरम सॉन्ग है, जनगण की तो हमने बात की, वंदे मातरम जो सॉन्ग है, जो राष्ट्रीय गीत है, इसे किसने लिखा था? तो देखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लेकिन अब यहाँ पे ही हमें थोड़ा समझना होगा। वैसे तो देखो वंदे मातरम को लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, लेकिन जब इसे पहली बार अगर हम बात करेंगे इंट्रोड्यूस करने की, तो 7 नवंबर 1875 में इसे जो पत्रिका है साहित्य पत्रिका बंगला की जो थी वो आपकी बंग दर्शन उसमें प्रकाशित हुई थी। 1882 में इसे जो है 82 में इसे जो है वो आपके आनंद मठ उपन्यास में स्थान मिला। ये याद रखना है। रचना भले उन्होंने की, तो बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है कि आनंद मठ में इसका जिक्र मिलता है, तो आनंद मठ में इसको सेकेंड बार ऐड किया गया, पहले ये पत्रिका में आई थी। ठीक, उसके बाद इसे जो है संगीतबद्ध किया है आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, और यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में, और ये भी तब जब कांग्रेस की वहाँ पे अधिवेशन थी, पहली बार इसे गाया गया था वहीं पे। तो यहाँ से इसे ख्याति मिली, और इसे सबसे अधिक जो लोकप्रियता है वो आपके 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान मिली, क्योंकि ये एक राजनीतिक उद्घोष बन चुका था, राइट, अंग्रेजों के खिलाफ। और अभी हम बात कर रहे हैं 24 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे जो है राष्ट्रीय गान के समकक्ष ही माना था, लेकिन कोई वैधानिक कानून नहीं थी। तो अब देखो कानून जो है राष्ट्रीय ऑनर के लिए, राष्ट्रीय जितने भी हमारे सिंबल है उनके इंसल्ट को रोकने के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, तो वो प्रोटेक्शन एक्ट है 1971। ठीक है, 1971 की जो धारा 3 है उसमें संशोधन किया गया है, और संशोधन करके वंदे मातरम को वही स्थान मिला है जो जनगण को मिला है। अगर इसकी आप अवमानना करते हैं तो आपको जो है दंड की भागी बनना पड़ेगा, और दंड में 3 साल का मैक्सिमम सज़ा है। बार बार गलती करते हैं तो 1 साल की सज़ा होगी। 3 साल की सज़ा में जुर्माना भी हो सकता है, जुर्माना सज़ा दोनों एक साथ भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है, तो ये डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धरती अम्बा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, तो जो है दजगुआ जिसे बोलते हैं, फुल फॉर्म याद रखना है। तो ये अभियान जो है ये किस वर्ग के विकास के लिए है? आंसर है ट्राइबल जो लोग हैं, ट्राइबल विलेज में जो रहते हैं उनके विकास के लिए आपको याद रखना है धरती आबा जनजाति ग्राम विकास अभियान। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसमें हम बात करने वाले हैं डिटेल से। एक्चुअली में क्वेश्चन पार्लियामेंट के अंदर उठा था लोकसभा में, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्री दुर्गा दास युकई जी, उनके द्वारा ये आंसर दिया गया कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अंदर 156 विलेज में 7 ब्लॉक के अंदर जो है इस योजना के तहत, यानी कौन सी योजना? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष विकास योजना के तहत ट्राइबल्स जितने भी लोग हैं उनके डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। और ये पूरा का पूरा जो विलेज है ये एक ही डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, दैट इज़ अ चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट कहाँ? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि 7 ब्लॉक के अंदर, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में 7 ब्लॉक के अंदर 156 गाँव को ये कवर कर रहा है। बेसिकली इसके 2 भाग वहाँ पे बने हुए हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही ये 2 प्रोग्राम के तहत चल रहा है। एक तो है ITDP जो है भारमोर, और दूसरा है ITDP पंगी। तो इसके तहत देखो जो भारमोर है इसके तहत आ रहे 30 विलेज, और पंगी के तहत आ रहे 48 विलेज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये मिनिस्ट्री के द्वारा वहाँ बताया गया कि किस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, कितनी धनराशि खर्च हो रही है।
उससे बड़ी बात यह है इस योजना का नाम और कौन से राज्य के लिए ये योजना है और उसका कितने ग्राम उसमें कवर हो रहे हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीएम जनमन वॉज लॉन्च्ड मेनली फॉर द वेलफेयर ऑफ विच कम्युनिटी। तो आपको पता है ये दोनों मैं इसलिए लाई हूँ कि देखो ये जो है ना, जो हमने अभी डिस्कस किया, कौन सा अभी जो हमने डिस्कस किया धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये एक्चुअली में हिमाचल प्रदेश के लिए ओनली। लेकिन ये जो है ना पीएम जनमन, ठीक है, ये पूरे भारत में जितने भी राज्य में ट्राइबल्स वाले राज्य हैं उन सब के लिए, और स्पेसिफिकली जो ट्राइबल्स की ग्रुप है पीवीटीजी है ना, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसमें 75 ट्राइबल्स को डाला गया है। ट्राइबल्स जितने भी हैं उनमें जो 75 ट्राइबल्स हैं उनको जो है आपकी पीवीटीजी कहते हैं, और उनके लिए है पीएम जनमन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थोड़ी सी हम बात करेंगे, ऐसा तो ये योजना को जो है 2023 में लॉन्च किया गया था, जो हमारे 75 पीवीजीटी ग्रुप हैं, लेकिन थोड़ी सी हम बैकग्राउंड में जाएंगे क्योंकि हमें ये समझना होगा कि ट्राइबल्स जो ग्रुप है उसमें अलग सेपरेट करके ये 75 को रखा गया है। एक्चुअली ये वो लोग हैं ना जो वो ट्राइबल थे, जब आप ट्राइबल्स के बारे में जानोगे ना, जैसे आदिवासी जिनको हम कहते हैं, एक्चुअली में उनका बहुत पुराना संबंध है भारत के इतिहास में, और उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, और वो बहुत अवेयर हुआ करते थे। शॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि वो एक तरह से प्रोटेक्टर हुआ करते थे किसी भी राज्य के। तो किसी भी राज्य में इन करने से पहले जो ट्राइबल्स होते थे वही सारी इन्फॉर्मेशन गुरिल्लावार ये सब करके एक बाउंड्री बनाते थे, ताकि जो अंदर शहर में जो मतलब सिटी के अंदर जो राजा है, ये जो साम्राज्य के अंदर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, पुलिस का जो भी वहाँ पे है संरक्षण करने का उपाय, उसको वो प्रिपेयर कर सके। मतलब वॉर के लिए प्रिपेयर होने की जो जो किंगडम की जो रणनीति होती है उसको बनाने का मौका देने के लिए ये पहले युद्ध करना स्टार्ट कर देते थे। मतलब अटैक होने से पहले यही फेस करते थे सारी चीज़ों को, बाद में योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम होता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे ये। तो ये समझते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो किस तरह से ट्राइब्स को ख़त्म कर रहे हैं, किस तरह से जंगल को ख़त्म कर रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने हर लेवल पे, हर राज्य में, स्पेसिफिकली झारखंड, उड़ीसा, असम में ये लोग बहुत भयानक तरीके से लड़े और ब्रिटिशर्स को अच्छे से पानी पिलाया। इसीलिए ब्रिटिशर्स इनसे डरे रहते थे और इनके लिए एकदम शूट आउट वारंट था कि जहाँ भी इन्हें देखो इन्हें मार दो। और इसलिए इनके ग्रुप्स को अलग से ग्रुप बनाया गया, और ट्राइबल्स में भी इनको अलग किया गया और इनको क्रिमिनल ट्राइब्स कहा गया। और जहाँ देखे गोली मारने की बात कही गई थी। तो समय बदला, जब देश आज़ाद हो गया तो हमने भी थोड़े से सहयोग दे दिया, है ना, ट्राइबल्स अपलिपमेंट में। और ट्राइबल्स अपलिपमेंट में उनको सहयोग दे करके क्रिमिनल ट्राइब्स से हटा करके उन्हें हमने डीनोटिफाइड ट्राइब कह दिया, राइट। तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, बस इतना ही सा हुआ है। तब ये है कि उन्हें शूट करने की नहीं है, उन्हें अब बहुत सारी प्रिविलेज मिली हुई है, अभी उनका विकास चल रहा है, लेकिन उतना भी नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था, क्योंकि ग्रास रूट लेवल तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती है। ऊपर क्रीमी लेयर तक योजना पहुंच जाती है, आदिवासियों को जो ऊपर तक फ़ायदा मिल पाता है। जो एकदम इनर लेवल पे हैं, जो बहुत ही इनोसेंट है, उन्हें कुछ पता ही नहीं उनके लिए क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, राइट। तो ये एक है, आपको ये चीज़ देखनी हो तो आप झारखंड के एकदम गाँव वाले इलाके में, ट्राइबल्स इलाके में आप आदिवासियों से मिलिए। उनकी जो जीवन है वैसे ही गरीबी में, वैसे ही वो परेशान है, और उनको कुछ भी नहीं पता कि उनके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा डीएनटी, एनटी और एसएनटी है वो आज के डेट में डिफाइन किया गया हुआ है। जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हो गए, नोमेडिक ट्राइब हो गए, और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स हो गए, ठीक है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है आपसे डिटेल से। अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे विच इंडियन एथलीट्स वॉन द गोल्ड मेडल, ठीक है, इन मेंस 100 मीटर T47। तो आपको याद रखना है दिलीप माधु गावित को मिला है गोल्ड मेडल, और ये गोल्ड मेडल नहीं मिला है किसमें, T47 इवेंट में, ठीक है। 100 मीटर्स की T47 इवेंट में इन्हें गोल्ड मिला है। थोड़ी सी बात करेंगे और जो अन्य प्लेयर्स हैं उनके बारे में। दिलीप माधु, हमने देखा अभी इनको, दिलीप जो माधु गावित को गोल्ड तो मिल चुका है, लेकिन साथ ही साथ जो मोहम्मद बसील है उन्हें भी सिल्वर मिला है, ये भी हमें याद रखना है। साथ ही साथ हमें याद रखना है श्री शंकर को भी सिल्वर मेडल मिला है। तो 2 सिल्वर 1 गोल्ड हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड नेशनल एडवाइजरी बोर्ड ऑन द मैनेजमेंट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो ये बॉडी है नेशनल एडवाइजरी बोर्ड ऑन
मैनेजमेंट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। इनकी फर्स्ट मीटिंग किसके साथ आयोजित हुई है? तो आईसीआर के साथ। आईसीआर के साथ जो है इस बॉडी की पहली मीटिंग नई दिल्ली में हुई है। एक्चुअली में देखो ये बॉडी जो है ना भारत सरकार कर क्या रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य कर रही है। और ये जीनोम सीक्वेंसिंग मल्टीपल लेयर्स में चल रहे हैं। ह्यूमन बींग्स के अलग है, जो भी जीव जंतु हैं या पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनकी अलग से जेनेटिक रिसोर्सेज तैयार की जा रही है। ठीक है, भारत की जो एग्रीकल्चर है उसको इसमें बढ़ावा मिलेगा। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, एग्रो बायोडाइवर्सिटी है, या जो क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर हम करना चाहते हैं कि जैसे जब वातावरण चेंज होता है, क्लाइमेट बदलता है, तो इसका सीधा प्रभाव जीव जंतुओं पे तो पड़ता ही पड़ता है, प्लस हमारे कृषि पे पड़ता है। तो हम चाहते हैं ऐसी कृषि व्यवस्था तैयार करें जो क्लाइमेट के बदलाव को झेल सके। क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर बनाने के लिए हमें समझना पड़ेगा, जेनेटिक रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ेगा, उसे एग्जामिन करना पड़ेगा और उसके तहत हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इसके लिए ये बॉडी बनाई गई थी। ठीक है, तो इसकी पहली मीटिंग हुई थी। तो ये बॉडी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीएम संपदा मत्स्य संपदा योजना के बारे में, और इससे संबंधित क्वेश्चन ये है कि पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत कितने इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने की सहमति भारत सरकार ने दी है? तो आंसर है 12। देखिए एक्चुअली में ये जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ हमारी जो फिशरीज़ है और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है, इसके बीच में ये योजना को जो है एक्चुअली जो पहले से चलती हुई आ रही थी योजना, कौन सी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसमें इनरोल किया गया। मतलब जो पहले से चलती हुई योजना आ रही है, दोनों मतलब जो मंत्रालय है हमारे, मिनिस्ट्री ऑफ हमारी फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, उसके अंदर डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़, उसके द्वारा ये योजना चलाई जा रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और उस योजना में ये इंटीग्रेट किया गया है एक्वेटिक पार्क को। ठीक है, तो इस एक्वेटिक पार्क की हम बात कर रहे हैं और इसके तहत जो धनराशि आवंटित है वो क्वेश्चन में नहीं बनेंगे, फिर भी 713 करोड़ की जो है 713.80 करोड़ की धनराशि दी गई है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी से इस योजना के तहत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बना रही है और जिसे 88 करोड़ रुपए का जो है सहयोग मिल चुका है, और जिसमें जो है वो ऑर्नामेंटल फ़िश हो गए या मैरिन फ़िश हो गए या श्रिम्प्स हो गए। ठीक है, तो ये सी फूड्स वगैरह प्रोसेसिंग में वो काम कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी एमएसएमईज आर नाउ कनेक्टेड विद इंडियाज डिफेंस सेक्टर अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्ट्री। देखो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये बताया गया है कि डिफेंस के क्षेत्र में एमएसएमई कितने कार्य कर रहे हैं? 17,000। बहुत बड़ा डेटा है। तो देखो एक्चुअली में ये डेटा क्यों निकल के सामने आया, संकल्प एक कार्यक्रम चल रहा है। संकल्प एक जॉइंट कार्यक्रम है, एक वर्कशॉप है एक्चुअली में, इसके बीच का है, एयरफोर्स के बीच का है, प्लस जो सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स है, एक सोसाइटी है SIDM। ठीक है, इनके द्वारा मिलाकर के एक योजना वर्कशॉप चलाई जा रही है जिसका नाम है संकल्प। एक तरह से ये जो है ना वो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा एम है उसके तरफ एक कदम है कि MSMEs के हेल्प से हम जो है वो डिफेंस सेक्टर में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। संजय सेठ जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डिफेंस के, उन्होंने इस डेटा को सामने में रखा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है वो इस्टेब्लिश होने वाला कौन से शहर में? आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो मिनिस्टर्स हैं हमारे वो वहाँ के CM सब मिल करके इस योजना के को जो है इनोग्रेट कर रहे थे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट और छोटा सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर फाउंडेशन रिपोर्ट इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर, इंडियाज इम्प्रूव्ड इट्स गोल रैंकिंग फ्रॉम 82 एंड विच पोजीशन इन द मार्केट। आपको बताना है कि कौन से पोजीशन पे भारत जो है 82 रैंक था, 82 रैंक था, उससे जंप करके भारत अभी आज के डेट में कौन से पोजीशन पे है। और इस रिपोर्ट का नाम है इंडियाज़ नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर, लेकिन इसको निकालने वाली बॉडी यानी रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली बॉडी जो है वो है कॉम्पिटिटर फाउंडेशन। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर फाउंडेशन की रिपोर्ट है इंडियाज़ नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर, जिसमें भारत की रैंकिंग
82 हुआ करती थी पहले, अभी कितनी है 57th रैंक पे है और कम से कम 25 अंक का जो है भारत ने उछाल किया है। 82 से 57 रैंक पे भारत आई है। इसमें जो डेटा एक्यूमुलेट किया गया है वो 2010 से लेकर 2023 तक का किया गया है। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि बाद में जो है थोड़ा सा इश्यूज़ रहा है। इश्यूज़ किस चीज़ का रहा है बताइए? वॉर का इश्यूज़ रहा है, जिसके कारण व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और कोविड का भी एक मामला था, बट कोविड के एक साल को भी इसमें इंक्लूड किया गया क्योंकि कोविड में एक्चुअली ट्रेड तो हो रहा था बहुत लिमिटेड वे में, बट ट्रेडिंग हो रहा था, सप्लाई चेन नहीं ध्वस्त हुई थी। बट जो वॉर हो रहा है इसमें सप्लाई चेन ध्वस्त हुई है, चाहे वो वॉर जो है रसिया यूक्रेन का वॉर हो या फिर जो है ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो। तो ये थोड़ा सा जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना होगा। दिस इज़ द करंट अफेयर्स जो मैंने आपसे डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ MCQ। करना क्या है गाइज आपको? डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।